रहे थे EMI AC, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा बेटा LR सर्किट्स, हमने देखा इंडक्टर के थ्रू करंट कैसे ग्रो होती है। फिर मैंने आपको बेटा कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिखाया, ठीक है। उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स किया, अच्छा खासा काम हमने किया बेटा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये EMI का बेटा लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली ये बेटा EAC का पहला टॉपिक बनेगा। साइमल्टेनियसली ये टॉपिक जो है ये EMI से तो हम देखेंगे, लेकिन ये बेटा AC के लिए फाउंडेशन टॉपिक बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो आपको जरूरी देखना है, जरूरी इसको समझना है। बेसिकली मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हम एक डिवाइस पढ़ेंगे बेटा, दैट्स कॉल्ड बेटा AC जनरेटर। और AC जनरेटर से कैसे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो देखेंगे। और उसके बाद हम इसी AC जनरेटर से बनी हुई जो करंट होगी, जो वोल्टेज होगी, उसी को बेटा हम AC बोलते हैं। तो AC हमारा साइमल्टेनियसली आज से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। बहुत फंडामेंटल लेक्चर है बेटा, ठीक। तो बेटा स्टार्ट करते हैं AC जनरेटर से। AC जनरेटर मैं थोड़ा सा ये स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा। जैसे AC में हम पढ़ा होगा आपने, AC में हम इस्तेमाल करते हैं साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा क्या है, टी क्या है, बहुत सारे कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड। तो आज का लेक्चर जो है इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। आपको पता होगा कि हम कहां से क्या कर रहे हैं, कौन सा पैरामीटर का क्या मतलब है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा AC जनरेटर। अब AC जनरेटर क्या है बेटा? जनरेटर जो है ओवरऑल वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम बेटा मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर हम और भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो जनरेटर होता है इसमें बेसिकली हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और हमें इसका कंस्ट्रक्शन टाइप ऐसा कोई करना नहीं है, एंट्रेंस के लिए पढ़ना है। हम डायरेक्टली देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है, बाकी जो भी है वो बेटा आप खुद भी देख सकते हैं। तो देखिए बेटा AC जनरेटर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक लूप है, ठीक है। और ये लूप जो है बेटा कंडक्टिंग लूप है, एक लूप है, ये कॉइल भी हो सकता है, बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस लूप को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने यहां पे इस लूप को रखा हुआ है। और अगर हम देखेंगे यहां पे इस लूप के ऊपर एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर यहां पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, पता है आपको। और इस एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा है। तो मैंने इस तरीके से इसको फिर डिजाइन किया। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक एक्सिस बनाता हूं। ये एक्सिस जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेटा परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन है इसी के प्लेन में। तो यहां पे जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड मैं इस लूप को बेटा घुमाऊंगा, और इसको घुमाऊंगा विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। एंगुलर स्पीड मींस ये कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करेगा, दैट्स एंगुलर स्पीड। तो मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूं। तो पहली बात, मैं टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, पहली बात जब मैं इसको बेटा घुमाऊंगा विद एन एंगुलर स्पीड विच इज सपोज टू बी कांस्टेंट, तो अगर यहां पे ओमेगा कांस्टेंट होगा तो जब ये घूमता रहेगा बेटा, घूमने के साथ साथ यहां पे जो एरिया वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो चेंज करता जाएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि जब ये यहां पे घूमेगा पहले एरिया वेक्टर यहां की तरफ होगा, लेकिन जब ये वहां की तरफ रोटेट हो रहा है, जैसे ये लूप है, ठीक है, तो यहां पे जब ये रोटेट हो रहा है तो इसका एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। जब एरिया वेक्टर ऐसा बैठेगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जीरो एंगल आएगा। फिर जब ये घूमेगा तो ये यहां की तरफ ऐसे एंगल, तो थीटा जो है वो बेटा चेंज होता जाएगा। और मैं पहले टॉपिक से पहले मैं आपको थीटा और ओमेगा के बारे में ही थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर हम ओमेगा की बात करेंगे जो कि एंगुलर स्पीड है, इट इज सिंपली इक्वल टू कि ये लूप जो है ये कितनी तेजी से एंगल चेंज कर रहा है, एंगुलर स्पीड। एक हो गया लीनियर स्पीड, डिस्टेंस का हुआ टाइम, दूसरा हो गया एंगुलर स्पीड, कितना एंगल चेंज करेगा डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे थीटा लिख सकता हूं एज ओमेगा टी।
थीटा लिखना एज ओमेगा टी मींस थीटा जो है ये बेटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दैट मींस थीटा कम्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे टाइम चेंज होता जाएगा थीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा, पहले थीटा जो होगा वो 10 डिग्री का, फिर 20, 30, 40 एंड देन ये चेंज होता रहता है। यानी थीटा जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेयर एवर जहां पे मुझे थीटा की जरूरत पड़ेगी मैं ओमेगा टी लिखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही देखना है थीटा कैसे चेंज हो रहा है। तो थीटा को मैं यहां में ओमेगा टी से ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी। याद रहे बेटा यहां पे जो ये थीटा है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। मैं इस ओमेगा के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, पढ़ा होगा आपने सर्कुलर मोशन में, इट इज इक्वल टू बेटा 2 पाई बाई टी और यहां पे बेटा टी आएगा। अब जो मैंने यहां पे कैपिटल टी लिखा इट इज बेसिकली टाइम पीरियड, क्योंकि एंगुलर स्पीड को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं 2 पाई बाई टी, या एंगुलर स्पीड को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं दैट इज बेटा 2 पाई न्यू एंड देन बेटा टी। 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम पीरियड। आपको जो मर्जी आप दोनों में से एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा यहां पे आपका जो टी है इट इज द टाइम पीरियड। भाई किसका टाइम पीरियड? ये इस लूप के रोटेट होने का टाइम पीरियड है। एक कंप्लीट लूप करे एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज बेटा टाइम पीरियड। और यहां पे जो ये फ्रीक्वेंसी है इट इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, मींस ये फ्रीक्वेंसी होती है कि पर यूनिट टाइम ये कितने चक्कर चलाता है। अगर आपको पता है पर यूनिट टाइम कितने चक्कर चलाता है आप ये लिख सकते हैं। अगर आपको इसका टाइम पीरियड पता है गर्द हम थीटा को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो इसमें मकसद था क्या मकसद था। मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे। यहां पे एक लूप जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट हो रहा है। अगर ये रोटेट हो रहा है तो किसी एक टाइम पे इसके थ्रू हमने बहुत लेक्चर है बी ए कॉस ऑफ थीटा इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप इज कांस्टेंट, द ओनली थिंग इज दैट यहां पे थीटा चेंज हो रहा है। और अगर थीटा चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा चेंज हो जाएगा, दैट मींस बेटा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब भी कभी फ्लक्स चेंज होता है जो यहां पे थीटा के चेंज होने से हो रहा है, क्योंकि ये लूप जो है वो रोटेट हो रहा है, तो यहां पे फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से यहां पे जो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि थीटा, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, क्योंकि फ्लक्स जो है that is coming out to be a function of time का मतलब यह है क्योंकि यहां पे टाइम के साथ यहां पे थीटा चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। नाउ इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग देयरफॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट, ठीक है, चलो मैं इसको इंड्यूस नहीं लिखूंगा, मैं इसको सिंपल ईएमएफ लिखूंगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी। कितनी तेजी से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि यहां पे कितना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा बेटा, ठीक है। एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, यहां पे आएगा बेटा बी इंटू ए एंड देन बेटा कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बी कांस्टेंट है बाहर आएगा, एरिया कांस्टेंट है बाहर आएगा। द ओनली थिंग इज दैट यहां पे ये थीटा यानी कॉस के साथ ये चेंज हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी and an internal differentiation will be equal to beta omega. इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा का मतलब यहां पे टी का जो कोफिशिएंट है वो आपको फिर से लिखना होगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, सो इट इज बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड, और जो ये ईएमएफ यहां पे जनरेट होगा ना बेटा ये इस कॉइल के दो एंड्स के दरमियान जनरेट होगा, यानी ये यहां पे और यहां पे इन दो के दरमियान अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे वो इसके बराबर होगा। अब मैंने आपको कहा कि क्योंकि एंट्रेंस क्लास है हम डिजाइन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। डिजाइन अगर आप देंगे 12th क्लास में इसको देखते हैं, इसी कॉइल को यहां पे स्लिप रिंग्स के साथ जोड़ा जाता है, फिर ब्रशेस के साथ, एंड अल्टीमेटली आपका सर्किट बन जाता है। लेकिन यहां पे हम इसके ऑपरेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो यहां पे इन दो एंड्स के दरमियान, कॉइल के दो एंड्स के दरमियान ईएमएफ डेवलप होगा। बेटा मैं इसको थोड़ा जनरल बनाता हूं। मान लीजिए जो मैंने यहां पे कॉइल दिखाया इसके एन टर्न्स है, फिलहाल मैंने एक का दिखाया था, एक टर्न का। फॉर एन
n टर्न्स फॉर a coil of n टर्न्स, ठीक है। अगर बेटा n टर्न्स की बात करेंगे, जो ईएमएफ जनरेट होगा, जाहिर सी बात है n टाइम्स, क्योंकि फ्लक्स n टाइम्स हर किसी में n आएगा, सो n बी ए ओमेगा एंड देन बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड। बेटा अगर आप इस ईएमएफ को ध्यान से देखेंगे, यहां पे कुछ टर्म्स है जो कि कांस्टेंट है। n इज द नंबर ऑफ टर्न, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, a इज द एरिया, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड व्हिच इज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट, एंड देन बेटा देयर इज साइन ओमेगा टी। तो यहां से लेकर यहां तक ये सारी कांस्टेंट चीजें हैं। इसके बाद यहां पे साइन ओमेगा टी है। आपको बेटा पता है साइन का जो फंक्शन होता है, इसके मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, जैसे साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो जब हम एंगल चेंज करते हैं, साइन के वैल्यूज भी चेंज होते हैं, और ये साइन के चेंजिंग वैल्यूज जो है वो ईएमएफ के वैल्यूज भी यहां पे चेंज कर सकता है। और आपको बेटा पता है कि साइन का सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है बेटा वो 1 के बराबर होता है जब एंगल 90 के बराबर होगा, और ये पीरियोडिकली आगे भी चल सकता है, ठीक है। तो हमें यहां पे जो मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, मैक्सिमम जो हमें ईएमएफ मिलेगा बेटा, ये ईएमएफ होगा किसके बराबर, एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर साइन का वैल्यू बेटा 1 से ज्यादा यानी 2 के बराबर होता तो आपको ईएमएफ 2 टाइम्स एन बी ए ओमेगा मिल सकता था, लेकिन क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू के टाइम पे ई का भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और वो आएगा बेटा एन बी ए ओमेगा। मैं लिखूंगा व्हेन, कब ऐसा होगा, जब साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा, यानी एंगल जो होगा वो 90 या इसके बाद भी देखेंगे। फिलहाल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये है। इस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को हम बेटा ई नॉट से डिनोट करते हैं, यानी ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे जो जनरेट हुआ ईएमएफ है, इस ईएमएफ को मैं लिख सकता हूं बेटा एज ईएमएफ जनरेटेड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, where E naught is the maximum value of EMF and that is equal to NBA omega, ठीक है। इतना EMF जनरेट हो जाएगा और ये कॉइल के दो एक्सट्रीम एंड्स के दरमियान जनरेट हो जाएगा। अगर बेटा मैं एक काम करूं, अगर मैं इस कॉइल को यहां पे कंप्लीट करूं, कंप्लीट मींस यहां पे, अब मैंने कहा 12th क्लास में डिजाइन दिखाते हैं, रिंग्स वगैरह थे, यहां पे हम वो ओमिट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे बेटा एक सर्किट के साथ इसको ऐसे बांधूं और फिर इस सारे कॉइल की और एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस को मैं R से रिप्रेजेंट करूं, तो जैसे ही मैंने यहां पे सर्किट को क्लोज कर दिया तो एक करंट चलेगी बेटा सर्किट के अंदर, एक करंट चलेगी सर्किट के अंदर, और वो करंट जो है वो किसके बराबर आएगी, that current will turn out to be equal to, that is equal to कितना EMF है डिवाइड बाय सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है, भाई EMF का वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, डिवाइडेड बेटा यहां पे रेजिस्टेंस है, तो E नॉट जो कि एन बी ओमेगा के बराबर, उसको जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे वहां से भी आपको करंट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और करंट के मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या नाम रखेंगे बेटा, I नॉट इन अकॉर्डेंस विद E नॉट, ठीक है। एंड देन बेटा साइन ओमेगा टी, याद रहे मैंने यहां पे जो आई नॉट इस्तेमाल किया, इट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, ई जीरो बाई आर, और ई जीरो किसके बराबर है, एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। तो यहां मैंने आपको दिखाया ये करंट फॉर्म आएगी, ये बेटा ईएमएफ फॉर्म आएगा। जब आप एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं, यू गेट ईएमएफ ऑफ दिस फॉर्म, यू गेट करंट ऑफ दिस फॉर्म इफ द सर्किट इज क्लोज्ड। अब जो मैंने खाली यहां इंट्रोड्यूस किया कि हमने किस तरीके से जनरेट किया ईएमएफ, या किस तरीके से यहां पे करंट जनरेट हुई, फिलहाल हम इसी के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये करंट जो है इसका कैसा नेचर होता होगा बेटा, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ आ गया, जब एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं अबाउट एन एक्सिस जो कि उसके प्लेन में लाई करेगी और जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो बिटवीन द एंड्स ये ईएमएफ जनरेट होगा और सर्किट के अंदर बेटा इतनी करंट आएगी, और मैंने हर किसी चीज का आपको वैल्यू बता दिया। एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है, A boy pedals a stationary bicycle, एक बाइसिकल है उसको पेडल मारा जाता है, वो पेडल जो है, ठीक है, वो किसी तरीके से
कॉइल के साथ कनेक्टेड है. द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच्ड टू ए 200 टर्न कॉइल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न दिया है, ए दिया है. द कॉइल रोटेट्स एट हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड. हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड यानी बेटा यहां पे 1 सेकंड में आधा रेवोल्यूशन होता है, तो पूरा रेवोल्यूशन कितने सेकंड में होगा बेटा? 2 सेकंड में होगा. यानी टाइम पीरियड जो इसका है वो 2 के बराबर है. एंड इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल. द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल इज, बेटा एक लाइन का है, ठीक है, जिप्मर में आया था क्वेश्चन, एक लाइन का है. मैक्सिमम ईएमएफ हमें निकालना है, नॉट द साइन टर्म, ठीक है. तो E0 निकालना है विच इज इक्वल बेटा NBA ओमेगा, ठीक है. तो NBA ओमेगा, एन यहां पे बेटा 200 टर्न लिखा हुआ है, डेटा हमारे पास है बेटा. दिस इज दी 200 टर्न, सो 200 टर्न मैग्नेटिक फील्ड कितना है? शाबाश, 0.02 टेस्ला, 0.02 टेस्ला. एरिया इज बेटा 0.1 मीटर स्क्वायर, and then omega that is equal to बेटा 2 pi by t. t is the time period बेटा. टाइम पीरियड इसने बताया है कि आधा रेवोल्यूशन होता है 1 सेकंड में, यानी 2 सेकंड में ये पूरा रेवोल्यूशन दिखाएगा. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू बेटा 2 सेकंड, ठीक है. बस इसको इवैल्यूएट करना है, हो जाएगा, ठीक. यहां पे आपका 2 और 2 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है. यहां पे 200 को 100 यहां पे खत्म करेगा, 2 बन जाएगा 4. 0.4 मल्टीप्लाइड बाय पाई 3.14, ठीक है. इसका हिसाब करना है. सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, चलो 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं. 4 4 बेटा 16, 4 on 4 तो 5, ठीक है. 4 जा 12, सो 1.265 1.256 सॉरी 1.256 वोल्ट, ठीक है. 1.256 वोल्ट का मतलब है 1.251 दिस इज द आंसर बेटा, ठीक है. तो यहां पे मैंने एक हल्की सी एक्सरसाइज आपको कराई, ठीक. और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बेटा. याद रहे हमें खाली बोला था पीक वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है. अगर मैं आगे चलूंगा, एक और सवाल है. इन अ रीजन फॉर मैग्नेटिक फील्ड 10⁻² टेस्ला 30 सेंटीमीटर, ठीक है. 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस आएगा. And resistance pi square ohm is rotated about an axis which is perpendicular direction of B, which forms the diameter of coil. The coil rotates at 200 rpm. The amplitude of the AC. मैं कुछ चीजें यहां पे बताऊंगा बेटा. पहली बात ये कॉइल का रेडियस जो है, सर्कुलर कॉइल है, वहां पे भी एप्लीकेबल है बेटा. आपके पास कॉइल होना चाहिए, चाहे स्क्वायर कॉइल हो या कुछ भी हो. तो यहां पे आपका जो कॉइल का रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है. तो कॉइल का जो एरिया आएगा, एरिया दैट इज इक्वल बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है. सर्कुलर है, सो दैट इज इक्वल बेटा पाई आर इज द रेडियस दैट इज 30 सेंटीमीटर मीन 0.3 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू पाई 0.09 ये यहां पे एरिया आ गया. और कोई चीज निकालने लायक है वो है यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 200 आरपीएम, 200 रोटेशन पर मिनट. तो अगर हम बेटा पर सेकंड की बात करेंगे, ये 200 आरपीएम है. इसको अगर मैं लिखूंगा 200, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू रोटेशंस पर सेकेंड, ठीक है. सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू लीनियर न्यू, क्योंकि न्यू का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में कितना करेगा. तो यहां पे बेटा 200/60 रोटेशंस पर सेकंड की आ रही है. तो अगर आपको बेटा ये वैल्यूज पता चले, इसके बाद बेटा कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, ठीक है. 2 3 2 यहां पे 10 के बराबर आएगा. नाउ यू नो दैट आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बेटा करंट निकालनी है. तो करंट निकालने के लिए मैं इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, शाबाश. करंट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू NBA ओमेगा. क्योंकि n का जिक्र तो इसने किया नहीं है, तो n यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको इग्नोर कर रहे हैं, खाली B से स्टार्ट करेंगे. तो बेटा B का वैल्यू जो है NBA ओमेगा डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. आई होप बेटा आपको ये आना चाहिए. नंबर ऑफ टर्न यहां पे नहीं है, दैट मींस विल राइट इट 1. उसके बाद बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा 10 रेज़ टू पावर, शाबाश, 10 रेज़ टू पावर
10 raised to power minus 2, 10 raised to power minus 2, ए हमने अभी निकाला बेटा, दैट वाज इक्वल टू बेटा पाई 0.09, ठीक है। एन बी ए ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई न्यू, न्यू अभी हमने निकाला बेटा, दैट इज 10/3 होल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, एंड द रेजिस्टेंस इज इक्वल बेटा पाई स्क्वायर, इसने दिया हुआ था। ये यहां पे एक, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी बेटा आप ऊपर का कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, यू कैन सी। पहली बात यहां पे 3 ones, 3 2 into 3 हो गए 6, 6 into 10 is minus 3, 6 मिली एम्पियर की बेटा करंट यहां पे आएगी, वही है। ये बनेगा 0.06, ठीक है, हो गया बेटा। तो इस तरीके से हमने बेटा यहां पे करंट का एम्पलीट्यूड निकाल दिया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं करंट का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन अब जब हमने ये पढ़ा ना बेटा, ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बताता हूं। क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो अल्टीमेटली हमें बेटा एसी में ले जाएगा, ठीक है। याद है बेटा मैंने आपको कहा था कि जब ये कॉइल टर्न होता है, इसको एक टर्न लेने में जो टाइम लगता है, इसको टाइम पीरियड। हम अक्सर क्या करते हैं, हम टाइम पीरियड के बेटा 4 हिस्से करते हैं, टाइम पीरियड के वॉटेवर जो भी टाइम पीरियड है 4 हिस्से करते हैं। तो पहला हिस्सा अगर हम देखेंगे 0 से स्टार्ट करके 4 हिस्से जब हम करेंगे, पहला हिस्सा बनेगा बेटा T/4, चौथाई। जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड 10 सेकंड का है, तो पहले बनेगा 2.5 सेकेंड्स, 0 के बाद 2.5 इज द फर्स्ट 4th पार्ट। उसके बाद 2.5 के बाद बनेंगे 5 सेकेंड्स, ठीक है। दैट मीन्स इट इज 2T/4, एक चौथाई, 2 चौथाई, इसके बाद बनेंगे 3 चौथाई, एंड द फाइनल इज बेटा 4 चौथाई। हम इन इंटरवल्स को आराम से लिख सकते हैं T/4, T/2, 3T/4 एंड T। टाइम पीरियड के मैंने 4 हिस्से किए। अब ये 4 हिस्से क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, इनका मैंने जिक्र क्यों किया। देखिए मान लीजिए कॉइल पहले ऐसे है, ठीक है, एट T = 0। जब ये कॉइल रोटेट करेगा ना, इसके पूरे रोटेशन की 4 फंडामेंटल हिस्से होंगे, ठीक है, और उनकी क्या पोजीशन होगी देखिएगा। पहले यहां पे है तो T/4 टाइम में ये 90 घूमेगा, एक पड़ाव हो गया, 2 पड़ाव हो गए, ऐसे ही तीसरा पड़ाव बेटा ऐसा आएगा, और चौथे पड़ाव पे ये वापस आएगा अपनी जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम पीरियड के 4 हिस्से, पहले चौथे हिस्से में ये 90 टर्न होता है, दूसरे चौथे हिस्से में और 90 यानी 180 टर्न होता है। इस तरीके से टाइम पीरियड के 4 हिस्से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और वो टाइम पीरियड ये है। चौथा हिस्सा 0 से स्टार्ट करके, चौथा हिस्सा, 2 चौथे हिस्से, 3 चौथे हिस्से और 4 चौथे हिस्से, मींस ये कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रिपीट हो जाता है। ये इस स्टेट में था, ये घूमते घूमते वापस इस स्टेट में आएगा, फिर से घूमते घूमते, दैट मींस ये मोशन इसकी पीरियोडिक मोशन होगी। तो पीरियोडिक मोशन के लिए बेटा हम टाइम पीरियड यहां पे डिफाइन करते हैं। अब अगर मैं इस करंट को एनालाइज करूंगा, जो मुझे करंट मिलती है, ठीक है, ये करंट जो है ये कुछ इस तरीके की दी जाती है, इट इज I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि करंट के वैल्यूज इन 4 जगहों पे क्या होंगे। पहले जब ये ऐसा था, उसके बाद जब 90 रोटेट हो गया तो कितना करंट का वैल्यू आ गया, फिर अकॉर्डिंगली कितना करंट का वैल्यू आ गया। मैं आपको ऐसे दिखाना चाहता हूं, मान लीजिए एट टाइम t = 0 अगर हम देखेंगे, करंट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू I0, उसके बाद आएगा साइन ऑफ ओमेगा के वैल्यू में लिखूंगा 2π/t, और उसके बाद यहां पे टाइम का वैल्यू में 0 लिखूंगा, ये सारा 0 बनेगा, साइन 0 इज 0, एंड अल्टीमेटली योर आंसर विल बी इक्वल टू 0। बट जैसे ही बेटा ये 90 डिग्री का टर्न कर चुका होगा बेटा, 90 डिग्री का टर्न, सो एट टाइम T/4 यानी टाइम पीरियड के चौथे हिस्से में
इसकी जो करंट होती होगी दैट विल बी इक्वल बेटा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा के बदले आएगा बेटा 2 पाई बाई टी, और उसके बाद यहां पे आएगा बेटा टी बाई 4, ठीक है। तो यहां पे टी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2, साइन ऑफ पाई बाई 2 हो गया 90 डिग्री, साइन 90 इज 1 एंड योर आंसर विल बी इक्वल बेटा आई नॉट। दैट मींस बेटा टाइम पीरियड के चौथे हिस्से में करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेती है। और इसी तरीके से अगर मैं इसके बाद बेटा अगर मैं टाइम t इक्वल टू टी बाई 2 यानी हाफ टाइम पीरियड पे देखूंगा, एट टाइम t इक्वल टू बेटा t बाई 2, करंट का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा के बदले आएगा 2 पाई बाई टी, और उसके बाद यहां पे आएगा बेटा t बाई 2, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई 0, दैट मींस यू विल गेट नथिंग, देयर इज नो करंट एट दिस टाइम। So you can see current is changing its values. पहले इनिशियली करंट का वैल्यू नहीं है, उसके बाद जब टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुजर जाता है करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू ले लेती है, उसके बाद जब 2/4 हिस्से यानी हाफ टाइम हो जाता है करंट फिर से 0 वैल्यू बन जाती है। तो अगर मैं इसी तरीके से आगे चलूं, जो मैंने आपको ये वैल्यूज दिखाए इसी तरीके से अगर मैं बेटा आगे चलूं और हर किसी टाइम पे मैं देखूं करंट का क्या वैल्यू आएगा, तो मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं बेटा, ठीक है। और जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा, इस ग्राफ में सबसे पहले मैं एक साइकिल का हिसाब यहां पे देखना चाहता हूं, यहां से मैं करंट का वैल्यू देखना चाहता हूं। सो 0, इसके बाद टाइम बनेगा बेटा t बाई 4, इसके बाद बेटा टाइम बनेगा t बाई 2, इसके बाद टाइम बनेगा बेटा 3t बाई 4, इसके बाद टाइम बनेगा बेटा t, ये हो गया कंप्लीट साइकिल, इसके बाद ये वापस रिपीट हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहां पे इसको बेटा प्लॉट करता हूं, इस ग्राफ को जब मैं प्लॉट करता हूं, जो वैल्यूज मैंने अभी आपको बताए, आपने अभी देखा t इक्वल टू 0 पे करंट का वैल्यू 0 आता है, t इक्वल टू t बाई 4 पे करंट का वैल्यू बेटा मैक्सिमम आता है, t इक्वल टू t बाई 2 पे करंट का वैल्यू 0 आता है। कंटिन्यू करेंगे तो t इक्वल टू 3t बाई 4 पे करंट का वैल्यू इतना आएगा, और फिर बेटा करंट का वैल्यू इतना। ये मैंने नहीं दिखाया लेकिन ये ऐसे ही फॉलो करेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ प्लॉट करने पे ग्राफ बेटा ऐसा बन जाएगा, बहुत अच्छा। And this indicates the maximum value of the current. This also indicates the maximum value of the current. ठीक है, इस तरीके से ये यहां पे दिखाता है कि करंट किस तरीके से बेटा वैरी होती है। मेरा एसी का टॉपिक जो है वो इसी पे चलेगा बेटा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बेटा करंट का वेरिएशन दिखाया, जो करंट हमने जनरेट की ना जनरेटर से उसका वेरिएशन दिखा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे करंट जब हम टाइम के साथ देखते हैं तो जैसे जैसे ये रोटेट होता रहता है, करंट जो है बेटा इंक्रीज हो रही होती है मैग्नीट्यूड में, यानी करंट का वैल्यू यहां पे 0 है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद ये डिक्रीज हो जाता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। और उसके बाद एक बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाती है, यहां पे करंट जो है वो नेगेटिव वैल्यूज ले लेती है, -1 -2 -3 -4 ऐसे चल चल के -10, उसके बाद ये वापस आता है -9 -8 -7 एंड सो ऑन, और यहां पे 0 के बराबर बन जाता है बेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं करंट यहां पे सर्किट के अंदर चेंज हो रही है, और नॉट ओनली चेंज हो रही है, करंट सर्किट के अंदर बेटा रिवर्स हो रही है। पहले साइकिल में करंट पॉजिटिव मींस करंट एक डायरेक्शन में चलेगी, उसके बाद जब करंट डायरेक्शन यानी करंट जो है नेगेटिव का मतलब यहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, मैं एक सर्किट बनाता हूं, याद रहे जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये जनरेटर, ठीक है। जनरेटर की सिंबल जो होती है वो ऐसी होती है, क्योंकि जनरेटर ऐसी ही वेव प्रोड्यूस करता है। तो ये बेटा जनरेटर की सिंबल, जिस तरीके से बैटरी की सिंबल ऐसी होती है, अगर आप डीसी बैटरी की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बेटा ये लिखना, अगर लेकिन आप यहां पे जनरेटर इस्तेमाल कर जो मैंने दिखाया तो उसके लिए बेटा ये सिंबल है, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा मेरे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में मैं एसी का सोर्स रख रहा हूं, एसी का सोर्स मैं ऐसे रख रहा हूं। इसके बाद यहां पे एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है बेटा सर्किट को डिपिक्ट करने के लिए, तो यहां पे ऐसा है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, इस सर्किट में करंट जो होगी वो इनिशियली यहां पे 0 से इंक्रीज हो जाएगी और मैक्सिमम पहुंचेगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी, 0 बन जाएगी, इसके बाद बेटा नेगेटिव करंट का मतलब डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर यहां पे बेटा चार्जड पार्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है, चार्जड पार्टिकल आपको पता
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सर्किट के अंदर चलते हैं। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को स्टार्ट करूंगा तो पहले इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चलने लगते हैं, क्योंकि करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन के चलने की जो ताकत है, यानी इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलेंगे, इस पॉइंट तक तेज तेज और तेज चलेंगे। इसके बाद बेटा यहां से धीमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे यहां से धीमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां पे जब पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे रुक जाएंगे उसके बाद नेगेटिव करंट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आने लगेंगे। और जैसे ही यहां पे पहुंच जाएंगे मींस यहां पे जीरो बना, फिर वहां से जब साइकिल और आगे चलेगा इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे उसके बाद वापस आएंगे, यहां से यहां जाएंगे उसके बाद वापस जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एसी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कंप्लीट जर्नी नहीं करते हैं, वो चलते हैं वापस आते हैं, चलते हैं वापस आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होंगे वो यहां से आगे पीछे करेंगे, जो रेजिस्टेंस के अंदर वो यहां पे, तो गर्ज कोई इलेक्ट्रॉन जहां पे भी है वो वहां से आगे चल के वापस आएगा, आगे चल के वापस आएगा। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बेटा ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, करंट की डायरेक्शन यहां पे चेंज हो रही। याद रहे आधे साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी रिवर्स होना, ठीक है। तो यहां पे करंट कुछ ऐसी है। अगर आप कंपेयर करेंगे बेटा डीसी के साथ, डीसी सर्किट में क्या होता है, अगर मेरे पास यहां पे बैटरी होती बेटा, ठीक है, डीसी की बैटरी होती, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते, या चलिए यहां पे मैं करंट की डायरेक्शन दिखाता हूं, यहां से चार्ज चलता, करंट की डायरेक्शन ये थी और करंट की डायरेक्शन यहां से होती, कभी वापस आना पॉसिबल नहीं था। तो डीसी सर्किट में ये वापस नहीं आते, एक साइड से स्टार्ट होके दूसरे एंड तक यहां पे कंप्लीट जर्नी होती है। लेकिन बेटा एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में चार्ज फ्लो करता है, तेज फ्लो करता है, फिर स्लो डाउन हो जाता है, उसके बाद रुकता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मींस यहां पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। इसीलिए जब में हमारे पास बेटा एसी का सोर्स होता है, एसी के सोर्स को हम बेटा प्लस माइनस नहीं लिख सकते हैं। मैं नहीं लिख सकता हूं प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब आप बताओगे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फिर करंट की डायरेक्शन, नहीं, इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं है। चार्ज चलेगा वापस आएगा, चलेगा वापस आएगा। तो अगर आप देखोगे ये जो हमने करंट आज जनरेट की, ठीक है, ये जो हमने एसी जनरेटर में करंट जनरेट की, ये करंट जो है इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आगे चल रही है करंट चेंज हो रही है, और उसके बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स भी होती है। सच अ करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी, ठीक है, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल अपनी पोलैरिटी रिवर्स करता है। ऐसी करंट को हम बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ऐसी करंट को हम बेटा एसी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये करंट कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज हो रही होती है, और पोलैरिटी रिवर्स कर यानी डायरेक्शन चेंज करती है। इस करंट को हम बेटा एसी करंट बोलते हैं। और ये एसी करंट जो है इसके बहुत सारे फायदे होते हैं एज कंपेयर टू डीसी, बैटरी से निकलने वाली करंट, और उसी वजह से शायद हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती है वो बेटा एसी में आती है। आपने भी अपने घर में अगर सॉकेट देखा होगा, सॉकेट या जिसके ऊपर प्लग लगाते हैं उसके ऊपर कभी प्लस माइनस नहीं लिखा होता है, जिसकी मैं बात कर रहा था बेटा। क्योंकि एसी के बहुत एडवांटेजेस है ओवर डीसी, इसीलिए बेटा हमें जो सप्लाई भेजी जाती है वो एसी के थ्रू भेजी जाती है। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, आल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल, लेकिन वो उनको आउट नंबर करता है। तो एसी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी या जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स है उनको चलाने के ये बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होता है। इसीलिए बेटा ये जो करंट है सिंपल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो ये टाइप की करंट होती है जिसको हम एसी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर डिवोट किया जाता है। ये करंट कैसे बिहेव करती है, इस करंट के जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा वो हम एसी पढ़ें, क्योंकि हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर विल बी एसी, ऑटोमेटिकली हम एसी में आ गए हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको टाइम पीरियड के बारे में बताया, ग्राफ बनाया, 4 इससे आपको सिखाए, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी
आज EMI हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर विल बी बेटा AC, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, मैथमेटिकल चैप्टर है, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो अल्लाह हाफिज बेटा।